हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टडी फैमिली में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक अनदर टॉपिक, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, इसे हम इन डेप्थ कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे बात करें हम वनडे एग्जाम की या फिर यूपीएससी की। ठीक है, यूट्यूब का सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले यदि बात करें तो बेसिक से, जैसे कि हम जानते हैं राजनीति शास्त्र की बात करें, राजनीति विज्ञान की बात करें या फिर हम बात करें राज्य व्यवस्था की, सबके अंदर हमारा एक कॉमन वर्ड है राज। ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या हमारा पॉलिटी है। ठीक है, उसके अंदर पॉली जो टर्म है वो कॉमन है। इस पॉली का मतलब होता है हमारा राज्य, नगर या फिर शहर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे राज्य के कंपोनेंट क्या होते हैं, द कंपोनेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट किसी भी राज्य का, किसी भी गांव का, स्टेट का, नगर का या देश का क्या होगा? सबसे पहला कंपोनेंट होगा एरिया, क्षेत्रफल। सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी होगी? एरिया के, क्षेत्रफल की, जहां पे हमारे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों। ठीक है, फिर उसके बाद वहां पॉपुलेशन आना स्टार्ट कर देगी, मतलब कि जनसंख्या निवास करना स्टार्ट कर देगी। जब जनसंख्या आ जाएगी, जनसंख्या आने के बाद उसके ऊपर क्या आ जाएगी? उसके ऊपर रूल करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी जनता है, वो अपने सोशल एग्रीमेंट से, मतलब कि सामाजिक सहमति से एक सरकार चुनेगी जो उनके ऊपर खुद शासन करेगी, और कुछ दायित्व उनके होंगे सरकार के प्रति, सरकार के तो कुछ दायित्व होंगे हमारे जनता के प्रति। मतलब कि जो सरकार है वो जनता के वेलफेयर के लिए काम करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा हमारा गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार। ठीक है, फिर जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है किसी भी स्टेट का, वो है हमारा सोवरेनिटी, मतलब कि संप्रभुता। ठीक है, अब बात करें संप्रभुता, तो संप्रभुता का मतलब होता है, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि जो वहां के लोग हैं वो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या होंगे? पूरी तरीके से क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तो ये हमने जाना कंपोनेंट ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट क्या है। ठीक है, कहीं भी, कहाँ, जहां पे भी हम रह रहे हैं, वो चाहे गांव की बात करें, शहर की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है? वो इन्हीं चार कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, मतलब कि यदि बात करें हम, रूल रेगुलेशन भी होंगी वहां पे। ठीक है, यदि बात करें वो जो रूल रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं? संविधान। मतलब कि संविधान की बात करें तो संविधान किसी भी देश का क्या है? सर्वोच्च विधि है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? जो हमारे देश का संचालन है वो होगा, या हमारे राज्य का संचालन होगा, उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा? हमारा संविधान होगा। संविधान मतलब कि एक तरीके से उस उसे चलाने के लिए, उस पर्टिकुलर राज्य को चलाने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो नियम कानून लिखे हुए हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमने समझा भी पॉली। पॉली का मतलब होता है राज्य, मतलब कि स्टेट। ठीक है, उसके बारे में हमने समझा कि उसके चार कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कुछ हमारे, जैसे हम हमें लगता है कि पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, या फिर हमारी पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी कोई बोलेगा कि हम संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारा राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा राजनीति है, इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सामने वाले को लगेगा कि ये तो सेम ही है। इनमें से कोई सा भी एक बोलोगे, आपको सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ भाई आर्टिकल पढ़ रहा होगा, उसके अंदर अनुसूचियां होंगी, पार्ट्स होंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें माइनर सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी क्लियर नहीं है। यदि बात करें हम सबसे पहले राज्य व्यवस्था, मतलब कि पॉलिटी, तो पॉलिटी क्या है? पॉलिटी हमारी राज्य या किसी देश या फिर किसी स्टेट को चलाने की एक व्यवस्था है। ठीक है, मतलब कि पॉलिटी के अंदर क्या करेंगे? हम उस व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जो भी किसी देश को, किसी राज्य को चलाने के लिए रिक्वायर होती है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें हम पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान, मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पॉलिटी, जो राज्य व्यवस्था है, उसका अध्ययन करेंगे, उसे बोलेंगे हम पॉलिटिक्स। मतलब कि राज्य व्यवस्था का अध्ययन, वो होगा हमारा क्या? पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद बात करें हम यदि राजनीति, पॉलिटिक्स, ठीक है, जो कि हमारे नेता लोग करते हैं, पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स की बात करें तो ये जो हमने पढ़ा है राज्य व्यवस्था के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, ठीक है, वो हमारा जो सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, सैद्धांतिक रूप को व्यवहारिक रूप में जो लाएंगे, वो होंगे हमारे राजनेता। मतलब कि ये किसके अंदर अध्ययन करेंगे हम? राजनीति, पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब कि राज्य व्यवस्था और राजनीति विज्ञान का जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, मतलब कि जो जहां पे हम इन्हें अप्लाई करते हैं, वो होगी हमारी राजनीति। तो आई थिंक आपको तीनों वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि हमने बताया, राज्य 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 तीनों में आ रहा है। ठीक है, और पॉली 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 कॉमन है। इसका मतलब पॉली का मतलब क्या होगा? पॉली, ठीक है, या फिर पॉलिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉलिस का मतलब होता है शहर, राज्य, नगर, मतलब कि सिटी या फिर स्टेट। जैसा कि मैंने बताया, द कंपोनेंट कितने होंगे किसी भी राज्य के? चार कंपोनेंट। पहला जनसंख्या,
पॉपुलेशन एरिया क्षेत्रफल, उसके बाद हमारा गवर्नमेंट सरकार, उसके बाद सॉवरेनिटी मतलब कि संप्रभुत्ता। ये 4 कंपोनेंट होगी किसी भी राज्य के, किसी भी देश के, ठीक है। उसके बाद बात करें हम तो एक और टर्म यहाँ पे यूज होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन है राज्य व्यवस्था को चलाने के नियम। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी मतलब कि जो हमारा संविधान है किसी भी देश के सर्वोच्च विधि मतलब कि सुप्रीम लॉ होता है। उस देश के संपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था उसी संविधान के अकॉर्डिंग लागू होंगी। यदि बात करें किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों के संकेत मिलता है। बात करें साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे और उनके बीच किस प्रकार के अंतर संबंध व शक्तियों का संतुलन होगा, ठीक है। ये भी हमें किससे पता चलता है? हमारे संविधान से, ठीक है। बात करें संविधान सरकार के साथ जनता के संबंध में भी बहुत सारे जो डिसीजन है या फिर जो उनके नियम है या फिर बात करें उनके कुछ अधिकार है उन्हें भी निर्धारित करता है हमारा जो संविधान है, ठीक है। मतलब कि यदि बात करें हम अपने भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? जैसे कि हम जानते हैं भारतीय प्रतिनिधियों से निर्मित एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जो कि कैबिनेट जो मिशन है उसकी अनुशंसा पे लाई गई थी। लेकिन यदि बात करें उसके अधिकांश जो प्रावधान थे वो हमारे भारत जो हमारा ब्रिटिश शासन था उसके तहत ही हो गए थे। जैसे कि आप जानते होंगे कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो गया, या चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853। फिर कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब 1857 की क्रांति के बाद हमारा ब्रिटिश क्राउन के मतलब कि हम पूरी तरीके से ब्रिटिश के अधीन हो गए थे, तब भारत शासन अधिनियम आने स्टार्ट हुए थे 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947 तक, ठीक है। मतलब कि हमारे संविधान पे जो वर्चस्व है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट्स आए थे वो भी, और जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमारे अधिनियम भारत शासन अधिनियम आए थे उनका भी पूरा वर्चस्व है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान का 70% पार्ट तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ है? संविधान है मतलब कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च विधि मतलब सुप्रीम जो लॉ होता है वो हमारा संविधान होता है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हम पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस के जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी कौन है? ठीक है, तो जैसे कि आप जानते होंगे, ठीक है, सुकरात, ठीक है। तो सोक्रेट बहुत ही बड़े हमारे क्या है, ये दार्शनिक है। यदि बात करें हम सुकरात की, तो ये इनका कहना था कि मैं दुनिया का सबसे नॉलेजेबल पर्सन हूं, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। मतलब कि ये खुद के लिए बोलते थे कि मैं दुनिया में सबसे समझदार इंसान हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। लेकिन बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़ी बात लिखी है इन्होंने, बहुत सारे कोट्स इनके आज भी फेमस हैं, ठीक है। तो इन्हीं के शिष्य हुए हैं हमारे जो कि प्लेटो, ठीक है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इनकी बातों को, जो ज्ञानवर्धक बातें थी इनकी, वो इनके शिष्य प्लेटो लिख लेते, मतलब कि उन्हें किसी भी बुक के अंदर लिख लिया करते थे, ठीक है। मतलब कि यदि बात करें, इन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी थी जिसके अंदर ये सुक्रेट्स के जितने भी कहीं बातें थी वो उसके अंदर मेंशन थी। उस बुक का नाम था द रिपब्लिक, ठीक है। फिर बाद में जो प्लेटो थे इनके शिष्य, उन्होंने एक एकेडमी खोली एथेंस में जिसका नाम था द एकेडमी। तो उस एकेडमी के अंदर ही एक स्टूडेंट हुआ, ठीक है, बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे, ठीक है, प्लेटो के। तो उनका नाम था एरिस्टोटल, अरस्तु, ठीक है। इन्हें जानते भी होगे आप, द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। कौन है? हमारे जंतु विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, ठीक है। फिर बाद में एरिस्टोटल ने, जो हमारे अरस्तु हैं, इन्होंने एक बुक लिखी द पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले जो राजनीति है, मतलब जो पॉलिटी है, इसका जिक्र हुआ। इसकी वजह से ही क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटी हमारे कौन है? वो है हमारे एरिस्टोटल। बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी हमारे एरिस्टोटल ही हैं, ठीक है। इनके भी बहुत महान शिष्य हुए हैं, ठीक है। आगे जाके बहुत महान राजा बने, जो कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब कि सिकंदर महान। तो यहां से हमें पता चला कि पॉलिटिकल साइंस जो हमारी पॉलिटी है, राजनीति बोल सकते हैं, राजनीति शास्त्र है, ठीक है, राजनीति विज्ञान है, उसके जो जनक है वो कौन है हमारे? वो थे हमारे अरिस्टोटल, जो कि प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है। और अरिस्टोटल के शिष्य का नाम क्या था? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, ठीक है। तो यहां से हमें फादर ऑफ पॉलिटिक्स मिल गए, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट, क्योंकि जो जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा संवैधानिक विकास है, भारत का जो संवैधानिक विकास है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो हुआ है, वो अधिकांश जो पार्ट हुआ है उसका, वो जो डेवलप हुआ है वो ब्रिटिश शासन के अधीन ही हुआ है। वो बात करें भारत का जो संवैधानिक विकास है, बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत
जो रेगुलेटिंग एक्ट्स आए या पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट्स आए हमारे, मतलब कि 1773 से लेकर 1853 तक। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो हमारे भारत शासन अधिनियम आए 1858 से लेकर 1947 तक, ठीक है, तो वो उनके तहत ही हुआ है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां हमारे भारत में आती रही हैं, ठीक है। उनमें से जो सबसे लंबे टाइम तक रही हैं, लगभग 200 साल तक जो राज किया है हम पे, वो थी हमारी अंग्रेज, मतलब कि ब्रिटिश, ठीक है। यदि बात करें जो यूरोपियन कंपनी यहाँ पर आई थी, उसकी ट्रिक क्या है, पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा। जहां पुत्र से रिलेट करेंगे हम पोर्चुगीज, जो कि सबसे पहले हमारे यहाँ आए थे और सबसे बाद में गए हैं, ठीक है। तो पोर्चुगीज कब आए, 1498 में, जैसे कि आप जानते होंगे, वास्को डी गामा, ठीक है। यदि बात करें हमारे अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, बात करें डच 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, और जो हमारे स्वीडिश हैं वो 1731 में। इसका मतलब ये हुआ कि पोर्चुगीज ने हमारे जो यूरोपियन कंपनी में सबसे पहली कंपनी कौन थी जो आई हमारे भारत में, तो वो थी हमारी पोर्चुगीज, मतलब कि पुर्तगाल, ठीक है। वास्को डी गामा आया था, आपको पता होगा, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, कहाँ पे, केरल के तट पे, ठीक है। यदि बात करें फिर आए हमारे अंग्रेज, विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ठीक है। यदि बात करें, वैसे तो जिस टाइम पे इन्होंने हमारा एक तरीके से वहां पे आज्ञा ली थी ब्रिटेन में, उस टाइम पे तो अकबर का शासन था, लेकिन जैसे यहाँ पे जब तक ये यहाँ पे पहुंचे तब तक हमारा अकबर की, जो हमारे अकबर थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। यदि बात करें हम जो फिर उसके बाद जो दूसरी हमारी यूरोपियन कंपनी थी, वो किसका शासन हुआ, हमारा अंग्रेजों का, जिन्होंने पहली जो अपनी कोठी थी कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम में। और यदि बात करें पूर्व पश्चिम में कहाँ लगाई थी पहली, तो सूरत में, ठीक है। उसके बाद आई हमारे डच बोल दो, या फिर हमारे नीदरलैंड, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या है, डेनिश, या फिर उन्हें बोल दो डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद ये बात करें तो हमारे फ्रांसीसी, ठीक है, मतलब कि फ्रेंच। उसके बाद हमारे आए स्वीडिश, जो हमारी यूरोपियन कंपनी है, जो हमारे यहाँ व्यापार के मकसद से आई थी, लेकिन उनमें से दो जो हमारी पोर्चुगीज और अंग्रेज, उन्होंने हम पे शासन भी किया है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, ट्रिक क्या थी यूरोपियन कंपनी के आगमन की, पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। तो विकास किसके टाइम पे हुआ है, हमारा ब्रिटिश के शासन के काल पे। यदि बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने बताया कि जो संविधान है किसी भी देश का क्या है, सर्वोच्च विधि है, मतलब कि सुप्रीम लॉ है, जिस भी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि देश का संपूर्ण जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार ही चलेगी। फिर मतलब कि किसी भी देश के जो संविधान से जो शासन है के जो मूलभूत आदर्श हैं, ठीक है, उनका संकेत हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, ठीक है। यदि बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो साथ ही साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके संविधान से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच क्या अंतर संबंध है, ठीक है, शक्तियों का संतुलन कैसा है, ठीक है। बात करें संविधान सरकार के साथ साथ किसका है, जनता के जो संबंध है उनको भी क्या करता है, एक तरीके से निर्धारित करता है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा संविधान। तो यदि सिंपल भाषा में संविधान समझें तो संविधान नियम अथवा कानूनों का एक संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होता है, ठीक है। यदि बात करें भारत का भी अपना एक संविधान है, जैसा कि हम जानते हैं भारत के संविधान का विकास भारत के कंपनी शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित हुआ था, ठीक है। जैसा कि कंपनी शासन के अकॉर्डिंग मैंने बताया एक्ट और चार्टर्स, और क्राउन के शासन के अधीन भारत शासन अधिनियम 58 से लेकर 47 तक, ठीक है। यदि बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा क्या हो सकता है, या तो होगा कोडिफाइड मतलब कि रिटेन, ठीक है, या फिर होगा हमारा अनकोडिफाइड, ठीक है, मतलब कि अनकोडिफाइड या फिर अनरिटेन या अनफोल्डेड, ठीक है। यदि बात करें हम कोडिफाइड मतलब कि लिखित संविधान, तो लिखित संविधान जिन देशों का है वो हमारा भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मोनाको हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। यदि बात करें सबसे लंबा सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का, सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, सबसे नवीनतम संविधान नेपाल का, ठीक है। बाई आर्टिकल भी बात करें तो सबसे बड़ा संविधान सबसे लंबा संविधान किसका है, वो भी हमारा भारत का है। यदि बात करें अनकोडिफाइड मतलब कि अनरिटेन अलिखित संविधान की बात करें तो वो भी आप जानते होंगे बस ब्रिटेन का है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा, न्यूजीलैंड और इजराइल, इन सभी कंट्रियों का अलिखित अनकोडिफाइड संविधान है, ठीक है। यदि हम बात करें संविधान के अंदर ही, तो जो हमारा संविधान है वो क्या है, जैसा कि मैंने बताया नियम और कानूनों का एक संग्रह जिसके मानव का क्या होता है, सर्वगीण विकास होता है, ठीक है। यदि बात करें हम संविधान के अंदर ही, विश्व के सबसे पहले संविधान का विचार ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने दिया था, ठीक है। संविधान का जो सबसे पहले विचार दिया था वो सर हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था। बात करें ब्रिटिश के संविधान, इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्रिटिश का संविधान है उसे सारे संविधानों को क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। हमने भी बहुत सारी चीजें संविधान से
एडॉप्ट की हैं। यदि बात करें हम भारतीय संविधान की, जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविधान की जो नींव है वो वैसे तो क्रिप्स मिशन जो हमारा 1942 में आया था उसमें उसका प्रस्ताव आ गया था, लेकिन बात करें जो हमारा संविधान सभा की जो मांग को स्वीकार किया गया था वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। बात करें जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से जीते थे, उन्होंने किसे विंस्टन चर्चिल जो हमारे कंजर्वेटिव पार्टी के थे उन्हें हराया था वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। ठीक है, बात करें तो उन्होंने जनवरी 1946 को भारत में चल रहे जो राजनीतिक गतिरोध है उसे दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा था, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो कौन कर रहे थे, सर पैथिक लॉरेंस। बात करें इसकी ट्रिक क्या थी, पास, जिसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और कौन था इसके अंदर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और हमारे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी संविधान, यदि किसी भी देश का संविधान तैयार करना है उसके लिए संविधान सभा तो तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जुलाई अगस्त के बीच 1946 में हमारे संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें भारत की कम से कम उस टाइम पे 296 सीटें थी, उसमें से 208 सीट हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, जबकि 15 सीटें छोटे दल और स्वतंत्र सदस्य की जो पार्टी हैं उन्होंने जीती थी। ठीक है, तो मतलब हमारा संविधान सभा का निर्माण शुरू हो गया था कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के दो काम थे, आंतरिक सरकार जो हमारी अंतरिम सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट है, एक तो उसका गठन करना और दूसरा संविधान सभा का निर्माण करना, मतलब कि जो संविधान सभा के तहत संविधान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण करना। ये दो काम थे संविधान सभा के। ठीक है, यदि बात करें किसी भी संविधान को बनाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया संविधान सभा की जरूरत होती है, हमारी भी गठन हुआ कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, चुनाव भी हुए जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, उसके बाद बात करें तो संविधान सभा ऐसे तो डायरेक्ट तो आ नहीं जाएगी, उससे पहले उसके लिए कभी ना कभी ऑफिशियली अनऑफिशियली मांग हुई होंगी। ठीक है, तो जो पहली अनऑफिशियल अनौपचारिक मांग की गई थी तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी, उनकी स्वराज पत्रिका में जो स्वराज विधेयक आया था उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें अनऑफिशियली एक और डिमांड हुई बाल गंगाधर तिलक के बाद। ठीक है, वो थी हमारी 1922 में गांधी जी द्वारा संविधान निर्माण सभा की जो हमारी संविधान सभा है उसकी मांग अपनी यंग इंडिया पत्रिका के अंदर, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, यदि उसके बाद बात करें तो 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, मुंबई में भी मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या की गई, हमारी संविधान सभा की मांग की गई अनऑफिशियली। ठीक है, अनौपचारिक रूप से। फिर उसके बाद बात करें तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक है, उसके बाद बात करें 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषित भी किया गया और दिन भी बनाया, स्वराज दिन भी बनाया। ठीक है, जब ही हमारा 26 जनवरी 1950 से हम क्या मनाते हैं, हमारा गणतंत्र दिवस। ठीक है, यदि बात करें हम इसके अलावा तो जो औपचारिक जो ऑफिशियल मांग हुई है हमारी वो मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा पहली बार की गई थी। जो ऑफिशियल हमारी डिमांड हुई है, जो औपचारिक मांग हुई है वो हुई है 1934 के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा। ठीक है, यदि बात करें हम 1936 में तो कांग्रेस का जो फैजलपुर जो सम्मेलन था उसमें संविधान सभा के निर्माण की मांग हुई थी 1936 में भी। ठीक है, ये भी ऑफिशियली थी, औपचारिक रूप से। ठीक है, तो ये कुछ मांग थी। ठीक है, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन में ब्रिटेन प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल है, ठीक है, उन्होंने भी बोला था, किसके लिए प्रस्ताव रखा था हमारा, कि हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। लेकिन किया किसने, 1945 में जब ये हार गए और जो हमारा क्लीमेंट एटली है वो जीत गए लेबर पार्टी के, ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ठीक है, तो उन्होंने कराया, उन्होंने क्योंकि वादा भी किया था हम अपने चुनाव के दौरान। ठीक है, और उन्होंने बाद में वादा पूरा भी किया कि हम वहां पे कैबिनेट मिशन भेजेंगे जिससे हम अंतरिम सरकार का गठन कराएंगे भारत के अंदर और संविधान का भी निर्माण कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो जैसा कि मैंने बताया क्रिप्स मिशन इनके टाइम पे आया, विंस्टन चर्चिल के टाइम पे, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ठीक है, और यदि बात करें हमारे जो 1945 में जो वर्ल्ड वार सेकंड था उसके खत्म होने के बाद जो चुनाव हुए ब्रिटिश में, उसमें जो विजय हुई, जो नई पार्टी आई, ठीक है, सत्ता में, वो थी हमारी क्लीमेंट एटली की, जो हमारे क्लीमेंट रिचर्ड एटली थे। ठीक है, तो वो हाउस ऑफ कॉमर्स में आए और प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है, किस पार्टी से, लेबर पार्टी से। ठीक है, तो उन्होंने फिर 22 जनवरी 1946 में बोला कि एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा, किसकी अध्यक्षता में, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। ठीक है, तो यदि बात करें हम उसके बाद तो जो पीएम क्लीमेंट रिचर्ड एटली हैं, उन्होंने क्या किया, भारत के लिए एक प्रस्ताव रखा संविधान सभा भेजने का। कब, 14 मार्च 1946 को। ठीक है, क्योंकि 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे गतिरोध के लिए उन्होंने बोला कि कुछ उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन लाया जाएगा, लेकिन उसका जो प्रस्ताव है वो 14 मार्च 1946 को हुआ। यदि बात करें मिशन क्या था, मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन, जो कि भारत कब पहुंचा, 24 मार्च 1946 को।
ठीक है। यदि उसके बाद बात करें तो उस टाइम पे क्या था, किसकी मांग थी, अखंड भारत की मांग थी, अनडिवाइडेड इंडिया। वो बात अलग है, बाद में जाके 2 स्वतंत्र राज्यों में डिवाइड हो जाएगा हमारा भारत और पाकिस्तान, लेकिन उस टाइम पे अखंड भारत की मांग थी, क्योंकि पूरे अखंड भारत पे किसका कब्जा था, हमारे ब्रिटेन का। ठीक है। यदि बात करें उद्देश्य क्या था संविधान सभा का, जैसे मैंने बताया, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट और संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो कि संविधान बनाएगी हमारे देश का। ठीक है। ये 2 उद्देश्य थे हमारे, जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था 1940 में। ठीक है। यदि हम बात करें आगे, कैबिनेट मिशन भारत लेकर आए। ठीक है। उसके बाद बात करें उसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया, इसकी ट्रिक क्या है, पास। तो सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, जो कि भारत सचिव थे उस टाइम पे। ठीक है। यदि बात करें एवी अलेक्जेंडर, तो ये नेवी मंत्री थे। यदि बात करें हम, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आई। ठीक है। और जो एवी अलेक्जेंडर ये नेवी मंत्री थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की बात करें तो ये व्यापार मंत्री थे। इन 3 सदस्य जो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, इसके तहत ही हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ और अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ। ठीक है। यदि बात करें कैबिनेट मिशन के 3 उद्देश्य थे मेनली, क्या क्या बात करें, सबसे पहला उद्देश्य था भारत के प्रतिनिधियों और रियासतों को संविधान बनाने के तरीके पर राजी करना। दूसरा उद्देश्य क्या था, सभी राजनीतिक दलों की नुमाइंदगी वाली ऑटोनोमस सरकार का गठन करना। तीसरा उद्देश्य था हमारा संविधान बनाने वाली सभा का गठन करना, जो हमारा संविधान तैयार करेगी वो। ठीक है। यदि बात करें हम सदस्यों के चुनाव के लिए, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या था, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या हुआ। ठीक है। तो टोटल कितने सदस्य थे, 389, जिनमें कुछ क्या थे, मनोनीत भी थे। ठीक है। 10 लाख व्यक्तियों पे 1 का चुनाव हुआ था, ये भी हम जानते हैं। टोटल कितनी थी निर्वाचित सीटें जिन पे निर्वाचन से होंगे चुनाव, वो थी 296, मतलब कि 292 प्लस 4 कमिश्नर स्टेट थे उसके अंदर। ठीक है। तो बात करें सदस्यों के चुनाव के लिए कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव, तो प्रत्येक प्रांत को जनसंख्या के आधार पर सीटें मिली। उसके बाद दूसरा क्या था, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 1 सीट होगी। तीसरा क्या था, उन सीटों को धर्म के आधार पर बांटा जाएगा। ठीक है, जितनी भी सीटें होंगी। ठीक है। और यदि बात करें असेंबली में हर धर्म के प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और उस धर्म के लोग ही उसका चुनाव करेंगे। ठीक है। ये चीज भी मेंशन थी। उसके बाद बात करें हम कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम लीग ने विरोध किया। जो हमारी मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा, A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है। तो मुस्लिम लीग द्वारा इसका क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। ठीक है। यदि बात करें कुछ समझौतों के बाद कांग्रेस सरकार और मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य संविधान सभा में बैठने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है। यदि बात करें हम इसके बाद, जो चीजें हमने बेसिक थी वो हमने इसके अंदर कवर कर लिया। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो हमारी संविधान सभा हुई उसके अंदर जो 296 सीट थी, उसके अंदर कितने मुस्लिम सदस्य थे। ठीक है। कितनी महिला सदस्य थी, कितनी सिख सदस्य थे, कितने SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कितनी थी। ठीक है। पहले हमारे स्थायी जो अध्यक्ष हैं वो कौन चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब आया। ठीक है। वो सारी चीजें हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसके अंदर हमें जो हमारा इसका बेसिक था वो कवर करना था। ठीक है। वो हमने कवर कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।